अभी तक ना ये प्रोजेक्ट जिस पे हम काम कर रहे हैं ये हमारे लोकल सिस्टम में रखा हुआ है, ठीक है। और इस लोकल सिस्टम में क्या हो सकता है, अक्सर ये हुआ है कि हम एक दिन एक काम करके जाते हैं, अगले दिन कोई बंदा इस सिस्टम में कोई दूसरी क्लास लेता है तो वो गलती से ये जानबूझ के ये फोल्डर ही डिलीट कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जितना काम हमने अब तक किया है पिछले 1 महीना लगा के, अगर ये फोल्डर डिलीट हो जाए तो वी विल लूज एवरीथिंग, हमसे सब कुछ ज़ाया हो जाएगा और ये दोबारा रिकवर होना और वो बाकी सारे मामला बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब ये है कि लोकल सिस्टम पे आप चाहे ई ड्राइव में रखें, चाहे सी ड्राइव में रखें, चाहे किसी भी ड्राइव में रखें, बट इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम अल्टीमेटली। क्योंकि अगर वो एक प्रोजेक्ट डिलीट हो जाए तो नॉर्मली रियल टाइम प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, डेवलपर रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा पे करके वो काम करवाया होता है। तो पहली चीज़ ये है, गिट एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसके 3-4 काम है। तो पहला तो मैंने आपको प्रॉब्लम बताया क्या जी, कि हम सारा कुछ लॉस कर सकते हैं अगर कोई बंदा आके सिस्टम में से ये चीज़ डिलीट कर जाए। दूसरा काम ये है कि अक्सर ये होता है रियल टाइम पे एक ही प्रोजेक्ट पे 4-5 बंदे काम कर रहे होते हैं और वो 4-5 बंदे सेम प्रोजेक्ट के किसी डिफरेंट फीचर्स पे काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है ना, एक बंदा मे बी फ्रंट एंड पे काम कर रहा होगा, एक बंदा बैक एंड पे काम कर रहा होगा, एक बंदा बग फिक्सिंग पे काम कर रहा होगा, एक बंदा किसी और चीज़ पे काम कर रहा होगा। तो 4-5 बंदे म्यूचुअली एक ही प्रोजेक्ट पे क्या कर रहे होंगे, कोड शेयरिंग एंड कोड कोलैबोरेशन करेंगे। अब नॉर्मली अगर हम गेट यूज़ ना करें या कोई भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज़ ना करें, ये वर्जन कंट्रोल क्या है या सोर्स कंट्रोल क्या है ये मैं थोड़ी देर बाद एटा में एक्सप्लेन करता हूँ। तो कोई भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज़ ना करें VCS, तो हमें क्या होगा, अगर एक प्रोजेक्ट के चार लोग काम कर रहे हैं तो इसी एक प्रोजेक्ट की कॉपी USB में एक किसी के थ्रू आप अपने सिस्टम में कॉपी कर लेंगे, इसी की एक कॉपी आप अपने सिस्टम पे कर लेंगे, इसी की एक कॉपी आप अपने सिस्टम पे कर लेंगे। अब एक ही प्रोजेक्ट है और इस एक प्रोजेक्ट की 3 कॉपीज 3 लोगों के सिस्टम में पड़ी हुई है। मैनुअली की बात करूं, अभी गिट इंट्रोड्यूस नहीं कराया मैंने। प्रॉब्लम क्या हो सकता है रियल टाइम में कि मिसाल के तौर पे इन्होंने एक फीचर अपना कंप्लीट कर लिया है, इन्होंने भी कंप्लीट कर लिया और इन्होंने भी कंप्लीट कर लिया। अब तीनों ने अपना अपना कोड क्या करना है, मर्ज करना है। जाहिर है तो एक ही ना, एक ही प्रोजेक्ट की 3 कॉपीज आपने अपने अपने पास रखी हुई थी। अब जब आपने मर्ज कर लिया तो मर्ज के दौरान हो सकता है इनकी चेंजेस, यानी अदनान की चेंजेस, चूंकि ऑनलाइन भी लोग हैं तो उनकी समझ नहीं आएगी उनको, अदनान की चेंजेस ने जाजिब साहब की चेंजेस को डिस्टर्ब कर दिया। यानी इनकी चेंजेस की वजह से उनकी जो चेंजेस थी, जो वर्किंग प्रोजेक्ट था, वो भी क्या कर गया, क्रैश कर गया। या ऐसा पॉसिबल है कि ज़ीशान साहब की चेंजेस या जाजिब साहब की चेंजेस ने ज़ीशान साहब की चेंजेस को डिस्टर्ब कर दिया मर्जर के वक्त। तो फिर एक ब्लेम गेम स्टार्ट होती है, नॉर्मली होती थी पहले जब ये वर्जन। ब्लेम गेम का मतलब ये है कि ये कहेंगे जी मेरा प्रोजेक्ट तो ठीक चल रहा है, मेरे सिस्टम पे आके देख लें, मैंने तो सारा फीचर ओके कर दिया, तो ये तो जाजिब साहब ने ख़राब किया आके, ठीक है, ये उनकी वजह से ख़राबी हुई है। जाजिब साहब कहेंगे जी मेरे सिस्टम पे आके देख लें, मेरे सिस्टम पे ठीक चल रहा है, ये तो ज़ीशान साहब ने ख़राब किया सारा कुछ। ज़ीशान साहब कहेंगे जी मेरे सिस्टम पे भी ठीक चल रहा है। अब इंडिविजुअली वो तीनों के सिस्टम पे बिल्कुल ओके चल रहा है। द प्रॉब्लम अकर्ड व्हेन वी वांटेड टू मर्ज ऑल द फीचर्स ऑन विच डिफरेंट पीपल वर्कड, ठीक है। तो ये एक ब्लेम गेम है, एक कहेगा उसकी वजह से हुआ, एक कहेगा उसकी वजह से हुआ, एक कहेगा, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। वो प्रॉब्लम क्या आएगा, कोई ट्रैकिंग का मैकेनिज्म ही नहीं है। ये एक ब्लेम गेम होती थी बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, कि ज़ाहिर है ये अभी मैंने 3 डेवलपर्स की एग्जांपल दी है, मे बी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसमें 6 लोग या 7 लोग या 10 लोग काम कर रहे होते, फिर सारे एक दूसरे को ब्लेम करते चले आए और वो मैनेजर बेचारा सर पकड़ के बैठे, यार किसको इल्ज़ाम दें, वो कह रहा है मेरे सिस्टम पे ठीक चल रहा है, ये कह रहा है मेरे सिस्टम पे ठीक चल रहा है, ये मेरा। तो प्रॉब्लम कहाँ था, कोई ट्रैकिंग का मैकेनिज्म नहीं था। यानी किसी को नहीं पता था कि किसने किस फाइल में, किस लाइन में, किस जगह क्या चेंज कब की। देयर वाज नो मैकेनिज्म। तो फिर मतलब ये काफ़ी सोच विचार के बाद ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिस बंदे ने लिखा था उसने बेसिकली ये आइडिया दिया और ये गिट का एक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कराया। और बेसिकली गिट का जो प्राइमरी पर्पस है ना, गिट हब की बात नहीं कर रहा, जिन लोगों के जहन में अभी तक गिट हब है, डोंट आई मीन थिंक ऑफ दैट। गिट एक टूल है, अगर वो टूल आप अपने लोकल सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं तो वो आपकी, अच्छा, किसी भी फोल्डर को, किसी भी नॉर्मल फोल्डर को अगर आप गिट का फोल्डर बना लेते हैं, यानी गिट एक टूल है, पहले आपको वो इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में और फिर आप अपने लोकल प्रोजेक्ट या किसी भी एक फाइल को या फोल्डर को गिट का फोल्डर बना लेते हैं, तो उसके बाद उस फाइल में जो बंदा जब जहां जैसे चेंज करेगा वो चेंज क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगी और ट्रैक होती रहेगी, वो चेंजेस ट्रैक होती रहेंगी। अब मिसाल के तौर पे अगर मल्टीपल लोग आपस में कोलैबोरेट करते हैं, वही काम होगा, एक ही प्रोजेक्ट की 3 डिफरेंट कॉपीज तीनों के पास पड़ी होंगी। अब फिर एक गिट का फीचर है, गिट ने मुख्तलिफ स्टेजेस इंट्रोड्यूस करवाई हुई हैं कि बजाय आप
जिस तरह एक फोल्डर है तो मैं यूएसबी में डाल के इनको दे दूं जी ये आपके लिए है, वही प्रोजेक्ट का फोल्डर यूएसबी में डाल के इनको दे दूं और वही डाल के इनको दे दूं और फिर इनके रोल्स डिफाइन कर दूं कि आपने इस प्रोजेक्ट के इस हिस्से को टच करना है, आपने इस प्रोजेक्ट के इस पर्टिकुलर हिस्से को टच करना है और आपने इस प्रोजेक्ट के इस पर्टिकुलर हिस्से को टच करना है। ठीक, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस गिट ने ये एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया। गिट ने कहा जी एक मेन फोल्डर होगा प्रोजेक्ट का, उसकी कॉपीज नहीं बनेंगी फिजिकली, जैसे हम कॉपी बनाते हैं वैसे नहीं बनेगी। आप उस मेन फोल्डर से अपनी अपनी ब्रांचेस निकाल लें। क्या निकाल लें? अब ये टर्म्स पे फोकस कीजिएगा, होगी स्टिल कॉपी ही। यानी मिसाल के तौर पे एक फोल्डर है, उसमें एक पूरा प्रोजेक्ट पड़ा है, जैसे हमारा ये फोल्डर है वीट प्रोजेक्ट का, ये पूरा का पूरा फोल्डर अब यूं समझ लें कि जब मैं इसे गिट में रख दूंगा, यानी इसको गिट का फोल्डर बना लूंगा, तो ये पूरा का पूरा फोल्डर एक ब्रांच बन जाएगी, जिसे हम मास्टर ब्रांच कहेंगे या मेन ब्रांच कहेंगे। तो यूं समझेंगे ये एक मेन फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेन फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब इंस्टेड ऑफ एक्चुअली फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटिंग इट, मैं क्या करूंगा, अपने उस मेन फोल्डर से ब्रांचेस बना लूंगा, और ब्रांचेस को आप यूं समझें कि दे आर स्टिल द कॉपी ऑफ द ओरिजिनल प्रोजेक्ट। पूरे के पूरे फोल्डर की ओरिजिनल कॉपी है, आपके पास भी, आपके पास भी, आपके पास भी। अब उसे हम कॉपी नहीं कहेंगे, बल्कि अब उसे हम क्या कहेंगे, मेन ब्रांच से एक ब्रांच निकली, इनकी पर्सनल ब्रांच, उस पर इन्होंने काम शुरू कर दिया। मेन ब्रांच से दूसरी ब्रांच इनको दी गई, उस पर इन्होंने काम शुरू कर दिया, और मेन ब्रांच से तीसरी ब्रांच निकाल के इन्होंने शुरू कर दिया। तो यूं आपके अगर 6 या 7 डेवलपर्स हैं, तो आप मेन ब्रांच से कितनी ब्रांचेस निकालेंगे? 6 या 7 ब्रांचेस। हर बंदा अपनी अपनी ब्रांच पे काम करेगा। अब सपोज करें कि सारों ने अपने अपने फीचर पे काम मुकम्मल कर दिया, तो वो क्या करेंगे, वो फिजिकली उसी तरह कॉपी पेस्ट करके फोल्डर नहीं देंगे, बल्कि वो अपनी ब्रांच में रहते हुए उस कोड को कमिट और पुश कर देंगे। ये टेक्निकल स्टेप्स हैं, अभी थोड़ी देर में बताता हूं क्या होता है कमिट, क्या होता है पुश, क्या होता है ब्रांच। तो जब वो वापस मर्ज करेंगे तो गिट क्या करेगा, चूंकि ये सारी चीजों को ट्रैक करेगा, गिट ऑटोमेटिकली कॉन्फ्लिक्ट रेज कर देगा। मिसाल के तौर पे इन्होंने भी चेंज की और इन्होंने भी चेंज की, इन दोनों ने बाद में चेंज जब फाइनल हो जाए तो दोनों ने अपने प्रोजेक्ट क्या कर दिए, मर्ज कर दिए। अगर कहीं ऐसा हुआ कि जिस फाइल को इन्होंने टच किया सेम फाइल को इन्होंने भी टच किया, तो अब हमें मैनुअली उसको देखने की जरूरत नहीं है, गिट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके बताएगा यार ये वो फाइल है, ये वो जगह है जहां इन्होंने भी चेंज किया, इन्होंने भी चेंज किया, आप किसकी चेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, किसकी चेंज को रिजेक्ट करना चाहते हैं। तो ये सारा काम ऑटोमेटिक हो गया, बजाय इसके कि हम पूरी फाइलों में ड्रिल डाउन करके ढूंढते फिरें जी जाजिद साहब ने क्या चेंज की थी इस फाइल में और आपने क्या चेंज की थी इस फाइल में। दैट्स हार्ड, ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट। तो इसलिए बेसिकली ये मैकेनिज्म या फिनोमेना कौन देता है हमें, गिट का। तो गिट का जो सबसे बड़ा काम है ना, गिटहब का नहीं, सबसे बड़ा काम क्या है, चेंजेस को ट्रैक करना, चेंजेस को ट्रैक करना। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, डे 1 पे जब आप अपना सिस्टम डेवलपमेंट सिस्टम रेडी कर रहे होते हैं तो आपको गिट सेटअप करना पड़ता है फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली। आपको भी गिट सेटअप करना पड़ता है और आपको भी गिटअप सेटअप करना पड़ता है। तो जितने भी डेवलपर इस कोर्स में हैं, मंथ स्टैक अगर आप कोर्स कर रहे हैं और अगर आपको गिट का नहीं पता और गिट सेटअप अपने सिस्टम में नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब है आप अच्छे डेवलपर, क्या डेवलपर ही नहीं है, अच्छे तो बात की बात है समझ आई बात। तो यानी यूं समझें कि गिट और ये जो प्रोफेशनल डेवलपर है इनका आपस में एडी चोटी, वो क्या कहते हैं उसका, चोली दामन का साथ है ठीक है, इसके बगैर मुमकिन नहीं है। तो अब लेट्स सी, सबसे पहले देखिएगा ये जो गिट है ना, मैंने आपको गालिबन स्टार्ट के लेक्चर्स में बताया था जी कि आपने गिट को एज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम अपने सिस्टम पे डाउनलोड करना है। गिट SCM स्टैंड्स फॉर सोर्स कंट्रोल मैनेजर। सोर्स कोड, ये जो सोर्स हम लिखते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं नॉर्मली, सोर्स। तो सोर्स कंट्रोल मैनेजर का मतलब ये लिंक नहीं काम कर रहा, ठीक है, आई थिंक ओके, समहाउ मीटिंग एंड होगी, पता नहीं क्यों। आई थिंक ये कुछ टाइम के लिए अगर कोई ज्वाइन ना करे तो खुद ही एंड हो जाती है मेरे ख्याल में। तो गॉट इट। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था जी कि आपने गिट का एक टूल डाउनलोड करना है और इसका पर्पस क्या, अभी तक मैंने एक पर्पस बताया आपको, और वो क्या है, प्राइमरीली फाइल चेंजेस को ट्रैक करना। और उसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, आप जब भी किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करेंगे 90% चांसेस हैं कि अगर वो सॉफ्टवेयर हाउस अच्छा है, इंटरनेशनल है, तो वहाँ गिट लाजमन यूज़ होगा। ठीक है,
तो इसलिए इस पे यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे सिंपली। जब ये गिट डाउनलोड हो जाए तो नॉर्मली जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे इंस्टॉल करेंगे, कंफर्म करने के लिए कि इंस्टॉल हो चुके यानी राइट क्लिक करके ये दो चीज़ें आपको नजर आ रही होंगी, गिट GUI हेयर और गिट बैश हेयर। तो इसका मतलब है गिट आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। अब मेरा ये जो वीट प्रोजेक्ट का फोल्डर है ना, मैंने कहा था कि जब मैं गिट इंस्टॉल कर लूँगा तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट के फोल्डर को गिट का फोल्डर बना दूंगा। अभी ये नॉर्मल फोल्डर है, गिट का फोल्डर नहीं है। आपको कैसे पता चला? याद रखिएगा कि कोई भी फोल्डर, गिट का फोल्डर अगर होता है ना, तो उस फोल्डर के अंदर एक हिडन फोल्डर होता है डॉट गिट के नाम से। अभी यहाँ हिडन फोल्डर नजर नहीं आ रहा डॉट गिट के नाम से, इसका मतलब है ये गिट का फोल्डर। तो गिट का फोल्डर के बजाय अब मैं टर्म यूज करूंगा गिट रेपो, रेपोजिटरी को कहते हैं। रेपोजिटरी इज जस्ट लाइक अ फोल्डर, इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट या ये फोल्डर गिट की रेपो नहीं है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि जो हिडन फोल्डर, जो हिडन फाइल्स होती है ना, वो हाइड हुई हुई होती है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ऑप्शन में जाके अनहाइड करके देख लें कि हमारे पास वाकई ये देखें शो हिडन फाइल्स, तो ये ऑलरेडी शो हुई हुई हैं। अक्सर अगर हिडन हो तो इसका मतलब है सारी हिडन फाइल में मैंने शो की हुई है, तो यहाँ गिट डॉट गिट का फोल्डर कहीं भी नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये वाला प्रोजेक्ट या ये वाला फोल्डर हमारा गिट का रेपो। तो सबसे पहला काम, फाइल की चेंजेस को ट्रैक करने के लिए आपको क्या करना है, यहां पे अगर जाएंगे तो तीसरा टैब है सोर्स कंट्रोल, इस पे जाएं। इस पे आपको ये देख रहा होगा द फोल्डर करंटली ओपन डजंट हैव अ गिट रिपोजिटरी। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि उस फोल्डर में डॉट गिट का फोल्डर अगर ना हो हिडन, तो वो गिट का फोल्डर नहीं है। तो ये यहां भी यही निशानी बता रहा है कि जो आपने करंटली फोल्डर ओपन किया है ये गिट की रिपोजिटरी नहीं है। तो आगे ही बता रहा है यू कैन इनिशियलाइज अ रिपोजिटरी विच विल इनेबल सोर्स कंट्रोल फीचर्स पावर्ड बाय गिट। वो ये कह रहा है कि इस पे क्लिक करें तो आपका ये जो करंट फोल्डर है ये क्या बन जाएगा, गिट का फोल्डर बन जाएगा। जस्ट मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा गिट का फोल्डर बन गया। अब जो ही ये गिट का फोल्डर बना तो आप देख लें कि ये जो पहले सोर्स कंट्रोल खाली था, अब इसमें कोई 24 चेंजेस डिटेक्ट हुई हैं। ये देख रहे हैं ये क्या है, चेंजेस, यानी कह रहे हैं कि ये 24 फाइलों में या 24 जगहों पे चेंज किया है आपने। जाहिर है जब शुरू से हमने जो जो चेंज किया ना अब तक, वो सारी की सारी उसने क्या कर ली है, देख लिए, डिटेक्ट नहीं किए अभी। मतलब यूं समझें कि नाउ इट इज रेडी टू ट्रैक, अभी ट्रैक करना शुरू इसने नहीं किया। यूं कह लें कि जब किसी फोल्डर में, जब किसी भी नॉर्मल फोल्डर को गिट की रेपो बनाते हैं तो वो क्या करता है, तमाम की तमाम फाइलों को ट्रैक करने की पोजीशन में आ जाता है, अभी ट्रैक शुरू नहीं करता। तो अभी अगर आप ये सब के एंड पे देखें ना तो लिखा हुआ है यू, और यू को अगर आप ये टूल टिप के आखिर में पढ़ें तो लिखा हुआ है अनट्रैक्ड। यू का मतलब क्या है, अनट्रैक्ड। बात समझ आ गई है? अब जरा गिट की स्टेजेस को फोकस कीजिएगा थोड़ा सा। गिट की स्टेजेस क्या होती है, ये अनट्रैक्ड क्या भला होती है। मैं जरा यहां पे लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम। नॉर्मली मेरे पास एक नॉर्मल फोल्डर था जिसका नाम वीट प्रोजेक्ट था, ठीक। बाय डिफॉल्ट इसको हम कहते हैं नॉर्मल, ये हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है। आपको पता है डायरेक्टरी टेक्निकल नेम है फोल्डर का, तो मैं इसे क्या कहूंगा, ये क्या है, मेरी वर्किंग डायरेक्टरी। अब ये जो वर्किंग डायरेक्टरी है ये अभी गिट की रेपो नहीं है। तो मैंने एक कमांड चलाऊं या अभी जो GUI पे जस्ट मैंने नीले से बटन पे क्लिक किया, तो जो ही मैंने उस नीले से बटन पे क्लिक किया तो मेरी पहला स्टेज जो है वो कंप्लीट हो गया, या कुछ उसने बैकएंड पे किया। और उसने क्या किया, जो नॉर्मल वर्किंग डायरेक्टरी थी उसने उसको क्या बना लिया, गिट की रेपो बना लिया। जब गिट रेपो बन गई तो उसके अंदर, यानी उस रेपो के अंदर मौजूद तमाम की तमाम फाइलें किस स्टेज पे चली गई, मैं वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए नाम देता हूं दिस इज स्टेज 1, और स्टेज 1 को हम क्या कहते हैं, अनट्रैक्ड। अनट्रैक्ड का मतलब क्या है कि अभी ये ट्रैक नहीं हो रही, अभी ये ट्रैक नहीं हो रही, तो ये स्टेज 1 कह लें इसको। स्टेज 1 मैंने जस्ट समझने के लिए नाम दिया है। अब अगली कमांड आप अगर आप देंगे, अगली कमांड कौन सी है जरा मैं वो बताता हूं, कि आप चाहते हैं कि ये जितनी भी फाइलें हैं ये सारी की सारी फाइलें क्या होना शुरू हो जाएं, ट्रैक होना शुरू हो जाए। क्या होना शुरू हो जाए, ट्रैक होना शुरू हो जाए। तो उस काम के लिए मैं एक और कमांड दूंगा, और उस कमांड देने के बाद, वो कमांड कौन सी है, बेसिकली मैं यहां पे वो कमांड भी लिख देता हूं। ये जो मैंने नीले से बटन पे क्लिक किया ना, बड़ा सा नीला बटन था, इनिशियलाइज गिट रिपोजिटरी,
तो बिहाइंड द सीन वही काम हम कमांड के साथ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए जो कमांड इस्तेमाल होती है वो है जी git init। तो git init से मैं क्या चला गया, मेरी की सारी फाइलें किस स्टेज पे आ गई, अनट्रैक्ड स्टेज पे आ गई। अब जब ये दूसरी स्टेज अनट्रैक्ड से मैं वापस अगली स्टेज पे मूव करना चाहता हूं, और अगली स्टेज को कहते हैं STAG। स्टेज 2 जो है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेजिंग। इसको क्या बोलते हैं, स्टेजिंग। अच्छा ये नॉर्मली इधर होना चाहिए, सॉरी, ये मेरी स्टेज 2 है, ये है स्टेजिंग। तो मुझे अनट्रैक्ड स्टेज से स्टेजिंग की स्टेज पे लाने के लिए मुझे एक और कमांड देनी पड़ेगी, एंड दैट कमांड सेज git add स्पेस फाइल नेम या मल्टीपल फाइल के नेम्स। यानी जिस फाइल को भी आप अनट्रैक्ड से स्टेजिंग पे लाना चाहते हैं उस फाइल का नाम यहां मेंशन करेंगे। क्या, git add, यानी ऐड कर दो किधर, स्टेजिंग पे। अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स हो, एक फोल्डर में बहुत सारी फाइल्स हो, उसके लिए आप क्या कर देते हैं, git add और डॉट लगा देते हैं। डॉट का मतलब है ऑल फाइल्स, यानी करंट फोल्डर में जितनी फाइल्स हैं सारों को उठा के किधर डाल दो, स्टेजिंग एरिया पे डाल दो। मेक सेंस? तो ये गिट की स्टेजेस है, अभी सारा प्रैक्टिकल करूंगा, ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। सॉरी, समझ, अच्छा डिप्लॉय करना सिखाऊंगा ना, अभी तो बहुत पीछे हैं हम, डिप्लॉय करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये जी हमारा अपना स्टेज 2 आ गया। अब स्टेज 2 पे सारी की सारी फाइलें ट्रैक होना शुरू हो जाती हैं। क्या होना शुरू हो जाती हैं, ट्रैक होना शुरू हो जाती हैं। यहां से आप दो रास्ते निकलते हैं। रास्ता नंबर 1 ये है कि स्टेजिंग पे मिसाल के तौर पे आपने एक फाइल में चेंज करके आपने उसको स्टेजिंग एरिया पे ऐड कर दिया। स्टेजिंग एरिया वो होता है जहां आप फाइनल रिव्यू करते हो अपनी चेंजेस को। क्या करते हो, यानी चेंज फाइल में करके फाइनल रिव्यू करते हो। अब रिव्यू के केस में दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये कि आपने देख लिया, पूरे कोड को रिव्यू कर लिया, आपको सब कुछ ओके लगा, आपने कहा जी ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, अब मुझे सबमिट करना चाहिए। समझ आई बात? और दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि जब आप रिव्यू कर रहे थे तो आपको कोई बग लगा, कोई प्रॉब्लम लगा, कोई इशू फेस हुआ और आपने कहा नहीं यार इसमें अभी कुछ चेंज रिक्वायर्ड है, तो मुझे अभी ये फाइनल सबमिट नहीं करना। तो अब ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आपने स्टेजिंग एरिया पे आके आपको लगा कि एवरीथिंग इज गुड, नो नीड टू चेंज एनीथिंग, तो फिर आप यहां पे करेंगे, एक और कमांड देंगे, दैट इज कॉल्ड एज एक कमांड देंगे विच इज कॉल्ड एज गिट कमिट। क्या करेंगे, गिट कमिट। कमिट का मतलब होता है सबमिट, यानी मैंने चेंजेस को रिव्यू कर लिया है, सब कुछ मुझे ओके लग रहा है, ठीक लग रहा है, अब मेरी चेंजेस को फाइनली क्या कर दो, सबमिट कर दो। सबमिट कहां होगी ये भी बताता हूं, लेकिन क्या कर दो इसको, तो सबमिट करने के बाद आपके हाथ से वो चीज समझे क्या हो गई है, निकल चुकी है। ठीक, तो अब जब कमिट करेंगे ना आपको, तो जाहिर है आप एक कमिट तो नहीं कर रहेंगे, आप एक दिन में 3 कमिट्स भी कर सकते हैं, आप 6 कमिट्स भी कर सकते हैं, 10 दफा भी कोड सबमिट कर सकते हैं। नॉर्मली होता है कि जब आपने कोई बग फिक्स किया, जब आपने कोई नया फीचर इंप्लीमेंट किया, तो आप उसे क्या करते हैं, कमिट करते हैं। तो कमिट करते वक्त आप साथ एक मीनिंगफुल मैसेज देते हैं ताकि आपको बाद में याद रहे। बाद में अगर आप देखना चाहें कि मैं फलां दिन जब कोड सबमिट किया था यानी कमिट किया था, तो उस दिन मैंने क्या चेंज की थी, तो इसलिए आप कमिट करते वक्त साथ में एक मैसेज देते हैं जस्ट अपनी रीडेबिलिटी के लिए। तो मैं -m का फ्लैग डाल के उसके बाद डबल कोट में कोई भी मैसेज देता हूं। मैसेज का मतलब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, ताकि जब बाद में मैं कहीं रीड करूं, मिसाल के तौर पे आप 6 दिन हो गए एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, 6ठे दिन आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजर आता है और आपको कहता है डेवलपर को, बीइंग डेवलपर की जी आपने 1 सितंबर को कौन सा काम किया, तो अब कोई बंदा इतना कॉम्पिटेंट या इतना इंटेलिजेंट थोड़ा ही है कि उसको डेली याद रहे कि मैंने क्या किया। तो वो क्या कहेगा, लेट मी चेक माई कमिट ऑन दैट डे, कि मुझे उस दिन का क्या चेक कर रहे थे, कमिट चेक कर रहे थे। अब उस दिन का कमिट कैसे वो ढूंढेगा, एक तो डेट वाइज ढूंढ सकता है। अब मिसाल के तौर पे आपने 1 सितंबर को 10 कमिट किए हुए, तो 1 सितंबर को आपको कितने कमिट शो हो रहे होंगे, 10। तो हर कमिट की यूनिक आईडी होती है, लेकिन आप इस मीनिंगफुल मैसेज से देख के कहेंगे अच्छा
अब मैंने 10 चेंजेस किए हैं, इस कमिट में ये हुआ, 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 इस कमिट में ये हुआ। मेक सेंस? तो जब आप git commit -m मैसेज करते हैं तो इसका मतलब आपने अपनी सारी चेंजेस क्या कर दी? सबमिट कर दी। क्या कर दी? सबमिट कर दी। जब आपने सारी चेंजेस सबमिट कर दी तो ये कोड आपका एक सेंट्रल लोकेशन पे आके सेव हुआ होगा। इसको क्या कहते हैं मैं बाद में बताता हूं। अब यहां स्टेजिंग से दूसरी पॉसिबिलिटी निकलती है कि आपने चेंजेस, आपने कोई रिव्यू किया, रिव्यू के दौरान आपको लगा कि यार ये भी फाइनल नहीं है, मुझे अभी मजीद कुछ चेंजेस करनी है। समझ आ गया बात? तो आप क्या करेंगे, आप इन फाइल्स पे कोई चेंज करेंगे, यानी स्टेजिंग पे रहते हुए फाइल्स में क्या करेंगे? चेंज करेंगे। जो ही आप चेंज करेंगे तो एनी चेंज वुड ब्रिंग यू टू अनदर स्टेज दैट इज कॉल्ड एज मॉडिफाइड स्टेट या मॉडिफाइड स्टेज। नहीं, कमिट तो उधर चला गया ना, बाद नहीं। ये बात का मतलब ये, अगर तो ये हो चुका है कमिट तो फिर तो ओके, डन, खत्म, खलास, सब कुछ ओके। तो बिल्कुल वो दोबारा इधर होगी, यानी वो स्टेज पे ही होगी ना चेंजेस करने करते हुए। दैट्स इट। आपने सबमिट कर दी, आपके हाथ से निकल गया सब कुछ। अब आपको दोबारा लगा, बाद में जाके पता चला नहीं इसमें कोई बग है, तो फिर आप वापस आएंगे, अपने इधर से शुरू करेंगे, फिर से सारा कुछ शुरू होगा। समझ आई बात? फिर यहां आएंगे और फिर पहली बात क्या होगी, सॉरी, जब कमिट करके दोबारा आएंगे तो दोबारा स्टेज से शुरू होगा। सॉरी, यहां नहीं आएगा दोबारा, क्योंकि आप स्टेज 1 ऑलरेडी एक दफा होती है, अनट्रैक पे एक ही दफा जाते हैं जब फर्स्ट टाइम गिट को क्या करते हैं? इनिशियलाइज करते हैं। तो जब आपने कोई चीज कमिट कर दी, उसके बाद भी आपको कोई चेंज करनी हो तो आप दोबारा कहां आएंगे? यहां आएंगे। अब जब यहां आएंगे और यहां आपने कोई चेंज की, जो ही आपने चेंज की तो चेंज के बाद आप दोबारा कहां चले जाएंगे? स्टेज 3 विच इज कॉल्ड एज मॉडिफाइड। अब आपने चेंज की फाइलों में, तो फाइल में जब चेंज हुई तो स्टेज 2 यानी स्टेजिंग की स्टेज से कहां आ गए आप? मॉडिफाइड स्टेट में आ गए। आपने मॉडिफाई कर ली, आपको कंफर्म हो गया, ठीक है जी मैंने चेंज कर ली, अब ओके है। अब मुझे दोबारा क्या करना है? इसको मॉडिफाइड स्टेट से कमिट नहीं करना, यहां से कमिट नहीं होता। मॉडिफाइड स्टेट से दोबारा आपको कहां लेके जाना है? इसे ये दोबारा ये वाली कमांड देनी है। कौन सी वाली? गिट ऐड। ये उसे वापस कहां ले आएगी? स्टेजिंग पे ले आएगी। अब आपको यहां आके पहुंच के लगा नहीं फिर कोई चेंज करनी है, जो ही चेंज करेंगे फिर किस स्टेट पे चली जाएगी? मॉडिफाइड स्टेट पे चली जाएगी। मॉडिफाइड स्टेज के बाद आप फिर ये वाली कमांड एक्सप्लिसिटली इशू करेंगे, तो ये कमांड क्या करेगी? जितनी भी मॉडिफाइड चेंजेस है सारों को कहां ले जाएगी? स्टेजिंग पे ले जाएगी। ये जो साइकिल है ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप चेंजेस को फाइनल नहीं करते। जो ही आपने कहा जी अब सब कुछ ओके है, तो दोबारा आप किधर चले जाएंगे? यहां चले जाएंगे। ये जो स्टेजेस है ना, ये सारी की सारी, इनको कहते हैं गिट स्टेजेस। अब जरा इसको समराइज कर ले। पहला नंबर, आपका फोल्डर गिट की रेपो नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो आपने गिट इंस्टॉल कर लिया। गिट के बगैर ये कुछ नहीं होगा। ये सारा कुछ कौन करता है? गिट का टूल करता है। गिट इंस्टॉल करने के बाद आप वर्किंग डायरेक्टरी में एक कमांड लॉन्च की, गिट इनिट, तो तमाम की तमाम चीजें स्टेज 1 पे आ गई, विच इज अनट्रैक्ड। मेक सेंस? अब आपने जितनी भी चेंजेस करनी है यहां पे कर लें। चेंजेस करने के बाद उनको क्या कर लें? ये चेंजेस नहीं भी करते ना, तो आप स्टार्ट में ही सबको क्या कर सकते हैं? गिट ऐड डॉट, सारी की सारी की चीजें कहां चली जाएंगी? किस स्टेज पे? स्टेजिंग। अब स्टेजिंग पे जाके दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो आपने कह दिया जी मेरी सारी चीजें फाइनल हो चुकी हैं, मैंने क्या करने लगा हूं? सबमिट करने लगा हूं, तो क्या करेंगे? गिट कमिट -m और मैसेज। लेकिन अगर आपको लगता है कि स्टिल आपको कुछ चेंजेस करनी है, तो दोबारा आप क्या करेंगे? इधर ही चेंजेस करेंगे, वो कहां आ जाएगी? मॉडिफाइड में। मॉडिफाइड से दोबारा कहां आएगी? स्टेजिंग पे। अगर फिर चेंज करनी है तो फिर कहां आएगी? मॉडिफाइड में, फिर स्टेजिंग में, फिर मॉडिफाइड में। ये साइकिल तब तक घूमता रहेगा जब तक आप चेंजेस होते रहेंगे। जो ही आपकी चेंजेस फाइनल हुई, आपने गिट कमिट -m मैसेज किया, तो सारा काम कहां सबमिट? अच्छा, सबमिट हो गया। कहां सबमिट हुआ? गिट लोकल सिस्टम में, यानी लोकल गिट पे, क्योंकि गिट दो होते हैं, एक रिमोट गिट हब, अभी तक उसका जिक्र नहीं किया, यानी आपके लोकल सिस्टम में ही गिट की सुपरविजन में ही एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे आपकी चेंजेस सारी क्या हो गई हैं? सबमिट हो गई। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझ आ गया आपको? लेट्स हैव इट्स प्रैक्टिकल, ज्यादा अच्छा समझ आएगा। मैं इसको सेव कर लेता हूं ताकि मैं बार बार इस डायग्राम को रेफर कर दूं। यहां पे जाके गिट स्टेजेस,
अब जरा यहां पे वापस आए। मैंने सबसे पहले ये किया जी कि मैं कहां पे हूं, वर्किंग डायरेक्टरी से मैंने गिट इनिट कर लिया और गिट इनिट से मैं कहां आ गया। अच्छा, ये जो गिट इनिट है ना, आप कहेंगे गिट इनिट तो किया ही नहीं है, तो ये जो मैंने नीले बटन पे क्लिक किया था ना, एग्जैक्टली ये सिमिलर है। मैं अगर दोबारा आ जाऊं तो मैं आपको कमांड भी रन करके दिखा देता हूं गिट इनिट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इस वक्त मैं अपने करंट फोल्डर में हूं जिसका नाम क्या है, वीट प्रोजेक्ट। अच्छा, इससे पहले हमें ये मेन लफ्ज लिखा हुआ नजर नहीं आता था, जब तक ये गिट नहीं था तब तक ये। अब गिट, जो ही मैंने इसे गिट की रेपो बनाया तो यहां क्या आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि गिट ने हमारे इस फोल्डर को क्या ट्रीट किया है, मेन फोल्डर ट्रीट किया है। अब मेन फोल्डर नहीं बोलेंगे, गिट की जुबान में आप इसे कहेंगे मेन ब्रांच। क्या बोलेंगे, मेन ब्रांच। तो जब भी ये मेन लिखा हो तो इसका मतलब आप गिट की किस ब्रांच पे हैं, मेन ब्रांच पे हैं। अगर आप ये मेरे साथ चलेंगे तो लिटरली बहुत मजा आएगा आपको, आप बड़ी इसकी एंजॉय करेंगे इसके साथ काम करते। तो इस वक्त मैं मेन ब्रांच में हूं और अपने रूट प्रोजेक्ट फोल्डर में हूं। तो अगर मैंने ये बटन पे क्लिक ना किया होता, ग्राफिकली उसको गिट इनिट ना किया होता, तो मैं यहां यूं करता, गिट इनिट, दैट्स इट। अब वो कह रहा है जी कि आपकी पहले से इनिशियलाइज थी, तो उसने क्या किया, री इनिशियलाइज्ड एग्जिस्टिंग गिट रिपोजिटरी। क्यों री इनिशियलाइज, क्योंकि पहले से इनिशियलाइज हो चुकी थी। तो इसका मतलब पहला स्टेज कंप्लीट हो गया। मैंने गिट इनिट किया तो मैं कहां आ गया, स्टेज 1 पे। जब स्टेज 1 पे आया तो मेरी सारी की सारी चेंजेस क्या है, अनट्रैक्ड है। अच्छा, आपने यहां जो भी चेंज करना है अभी कर लें, कर सकते हैं, यू कैन डू दैट। चेंज करने के बाद अब मुझे इसे मूव करना है स्टेज 2 पे। तो स्टेज 2 पे मूव करने के लिए क्या मैंने कहा हुआ है जी, स्टेज 1 से जाना है स्टेज 2 पे। तो क्या कमांड है, गिट ऐड और साथ में डॉट। डॉट क्यों, क्योंकि नॉर्मली आपको पता है डॉट करंट फोल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अगर मैं कहूंगा ना जी गिट ऐड डॉट, तो इस डॉट का मतलब है करंट प्रोजेक्ट, करंट फोल्डर यानी वीट प्रोजेक्ट के अंदर जितना कुछ भी है सबको कहां चढ़ा दो, गिट पे चढ़ा दो। मेकिंग सेंस। अब अगर मैं इसे एंटर करूंगा, सो एवरीथिंग वुड बी कमिंग टू वुड बी एडेड टू द स्टेजिंग एरिया। सब कुछ ऐड हो चुका है कहां, तो यहां देखें सबके सामने क्या लिखा आ गया, ए का मतलब एडेड, कहां, स्टेजिंग एरिया पे। अगर आप इस पे हॉवर करें ना तो आप ये देखें इंडेक्स एडेड। और अगर आप यहां पे देखें तो मैंने जब लिखा था ना गिट ऐड डॉट लिखेंगे तो स्टेज 2 पे चला जाएगा, विच इज स्टेजिंग एरिया। समझ आ गई बात। अब यहां पे देखिएगा, मैं कुछ चेंज करूंगा, अभी मैंने कमिट नहीं किया, मैं चेंज करता हूं जी, मिसाल के तौर पे हमारी, हाँ इसी को कर देते हैं, पर याद रखें फिर यहां से ढूंढे भी ना, ताकि मैं सामने ये बता, ये ऐड प्रोडक्ट है ना, तो ये जो ऐड प्रोडक्ट है इसके सामने क्या लिखा आना चाहिए, ए के बजाय एम फॉर मॉडिफाइड। क्योंकि जब हम स्टेजिंग एरिया पे रह के किसी चीज को चेंज करेंगे तो वो कहां चला जाएगा, मॉडिफाइड। तो मॉडिफाइड से वापस स्टेजिंग पे लाने के लिए क्या करेंगे, गिट ऐड। दैट्स इट, सिंपल रॉकेट साइंस। ठीक है, तो अब मैं यहां पे चेंज करता हूं कुछ। मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूं जी, इसको एक और क्लास दे देते हैं, सिर्फ एक चेंज किया मैंने। जो ही मैंने एक चेंज किया, यहां पे देखिएगा ऐड प्रोडक्ट के सामने क्या आ गया, एम फॉर मॉडिफाइड। और मॉडिफाइड का मतलब क्या है कि मैं स्टेजिंग एरिया पे था, स्टेजिंग एरिया पे होते हुए मैंने एक फाइल में चेंज की, वो फाइल किधर चली गई, अब सब कुछ मॉडिफाइड स्टेज में नहीं गया, जाहिर है जिस चीज को चेंज करेंगे वो मॉडिफाइड स्टेट पे गया। तो अब मुझे क्या दोबारा इसे स्टेजिंग पे लाने के लिए गिट ऐड डॉट करना पड़ेगा, गिट ऐड डॉट भी कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे क्या करना है, सिर्फ एक फाइल को स्टेजिंग पे लाना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, गिट ऐड और उस फाइल का पाथ सिर्फ। ठीक, अब मुझे उस पूरे फाइल का पाथ एग्जैक्टली नहीं पता, तो शॉर्टकट में मैं क्या कर सकता हूं, दोबारा गिट ऐड डॉट कर सकता हूं। अगर आप उस फाइल का पाथ पूरा पता था वो दे दे, एक फाइल भी हो सकती है। ठीक है, अब मैं जब ऐड करूंगा तो ये दोबारा किधर चली जाएगी, स्टेजिंग पे चली जाएगी दोबारा। ठीक है, तो मैं यहां पे आता हूं, ये दोबारा ऐड होगा, अब ये स्टेजिंग पे। अब सपोज आपने फिर की चेंज करनी है, फिर जो ही चेंज करूंगा, जिस फाइल में चेंज करूंगा वो दोबारा किधर चली जाएगी, मॉडिफाइड में। फिर उसे कहां लाना पड़ेगा,
आप किसी भी चीज को मॉडिफाइड स्टेट में अगर कोई चीज है तो उसे डायरेक्ट कमिट नहीं कर सकते, पहले आपको कहां लाना पड़ेगा, उसे स्टेजिंग पे लाना पड़ेगा। यहां तक बात समझ आ गई है? अब सपोज हमने सब कुछ ओके कर लिया, देख लिया सब कुछ, स्टेजिंग पे जो है वो फाइनल है, हमने इसे सबमिट करना है। अब मैं इसे सबमिट करूंगा तो देखिएगा, मैं स्क्रीन क्लियर करता हूं पहले, गिट कमिट -m, मैसेज मीनिंगफुल हो सकता है, जो भी चेंज आप करेंगे उसको मेंशन करें, लेकिन ये मैसेज बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, एक सेंटेंस में मुश्तमिल होना चाहिए। मेकिंग सेंस? अब अगर मैं देखिएगा इसे कमिट करूंगा ना तो ये मेरी सारी चेंजेस सबमिट हो जाएंगी। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ही मेरी सारी चेंजेस सबमिट हो जाएंगी तो मेरा ये सोर्स कंट्रोल पैनल खाली हो जाएगा। क्यों खाली हो जाएगा? देख लें कि ना ये अनट्रैक्ड स्टेज पे है, ना ये स्टेजिंग की स्टेज पे है, ना ये मॉडिफाइड स्टेट पे है, यानी इन तीनों स्टेजेस पे कुछ भी नहीं है। अगर होता तो नजर आता, जब कुछ भी नहीं है तो सारा कुछ, इसका मतलब क्या हो चुका है, सबमिट हो चुका है, वो रिकॉर्ड का पार्ट बन चुका है। अब आपने कहा था जी कि सब कुछ आप सबमिट कर चुके हैं और फिर आपको ख्याल आया जी नहीं नहीं मैं चेंजेस करनी है कुछ और, ठीक है सर। अब देखिएगा गौर से, मेरा सब कुछ सबमिट हो चुका है। अच्छा, जब सब कुछ सबमिट हो और ये आपका सोर्स कंट्रोल वाला पैनल खाली हो तो आप इसे कहते हैं आपका वर्किंग ट्री क्लीन है। एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, आपका वर्किंग ट्री क्या है, क्लीन है, यानी कोई चेंज आपके ट्री में मौजूद। अब सब कुछ कमिटेड है ना, अब आप चेंज करते हैं, ठीक है। अपलोड सम इमेज, जो ही मैंने कंट्रोल एस किया ना तो ये चीज दोबारा कहां आ गई, मॉडिफाइड स्टेट में आ गई, ठीक। अब मॉडिफाइड से कहां जाएगी, ऐड करके स्टेजिंग पे जाएगी, और स्टेजिंग से फिर कहां जाएगी। अब आप जाएं यहां पे करें गिट एड डॉट और फिर करें गिट कमिट -m चेंज अ लेबल टेक्स्ट, वर्किंग ट्री क्लीन, सब कुछ क्लीन। अब आप देखें एक टर्म है गिट लॉग सिंगल लाइन, SINGLE, पता नहीं ये क्या है, ओके, सिर्फ गिट लॉग। आपने कितने कमिट्स किए हैं, यानी कितनी दफा कोड सबमिट किया है, 2 दफा किया ना। तो ये देख रहे हैं इसने डिटेक्ट कर लिया, उसने कहा जी कि हर कमिट जब आप करते हैं तो उसको एक यूनिक आईडी खुद मिल जाती है। अब यूनिक आईडी तो रीडेबल नहीं होती, इसलिए हमने क्या दिया था, हर कमिट को एक मैसेज दिया था। जो आखिरी कमिट किया आपने क्या मैसेज दिया था, और ये किसने किया है, यासिर अली ने इसका ईमेल ही है। कब किया है, थर्सडे September 7 3:48 पे। चेंज क्या किया, ये किया है। फिर उससे पिछला कमिट किसने किया है, यासिर अली ने किया है। कब किया है, इतने बजे किया है, और क्या कमिट किया है ये। अब अगर इसी प्रोजेक्ट का एक ब्रांच लेके आपने कोई चेंज की होती है और आपने कोई कमिट किया होता और मर्ज किया होता, तो आपके मेरे इनके सब के अपने अपने कमिट्स अपनी अपनी आइडेंटिटी के साथ यहाँ शो हो रहे होते। फर्स्ट टाइम जब आप गिट को कॉन्फ़िगर करते हैं ना तो आपसे वो कॉन्फ़िगरेशन पूछता है, यूज़र नेम और ईमेल आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। अब चूंकि मैं इस पे ये डेवलपमेंट सिस्टम ये डेली करता हूँ तो मुझसे इसने वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछी। ये आपका टास्क है मंडे के लिए कि आपने, अगर ना हो तो मेरे गालिबन पता नहीं किसी लेक्चर में रिकॉर्डिंग होगी, अब आई डोंट नो, से ढूंढना मुश्किल है, लेकिन सिंपल गूगल पे जाके करें हाउ टू कॉन्फ़िगर गिट इन द लोकल सिस्टम। तो फर्स्ट टाइम सिर्फ आपको वो कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, नेक्स्ट टाइम के लिए ऑटोमेटिकली आपका नाम वगैरह उठा लेगा। बात समझ आ गई है। एक मसला तो हल हो गया जी, और वो क्या था कि आपका सब कुछ ट्रैक हो रहा है। अब आपका सब कुछ क्या हो रहा है, ट्रैक हो रहा है। लेकिन अगर ये विंडो ही करप्ट हो जाए तो सारी ट्रैकिंग गई ना मतलब कल आप आए विंडो ही ना चले, या प्रोजेक्ट ही डिलीट कर दिया हो किसी ने, तो फिर ज़ाहिर है वो रिकवरेबल, तो विंडो रिकवर तो नहीं हो सकती ना। तो फिर ऑब्वियसली अभी तो सिर्फ एक बेनिफिट है ना कि चेंजेस ट्रैक हो सकती हैं, वो ब्लेम गेम से बच गए, आपको पता लग सकता है किसने कौन सी चीज़ कहाँ की। अच्छा, उससे भी पहले एक और काम करते हैं, वो मैंने गिट हब को गिट के साथ लिंक करना है और फिर उसको रिमोट पुश कर देना, दैट्स अ सिंपल वे। अब मैंने कहा जी मैंने ब्रांचेस बनानी है,
अब मैं आपको टास्क दूंगा ना, तो मैं टास्क नॉर्मली पिछली बैच को ये दिया था कि हमने एक टीम बना ली थी और उस टीम में मैं प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे ट्रीट कर रहा था, यानी हमने एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट लिया था जो सॉफ्टवेयर हाउसेज में होता है। एक मैनेजर होता है और 5-6 डेवलपर्स होते हैं। आप सारों को डेवलपर के तौर पे ट्रीट कर रहा हूं और मैं क्या हूं, मैनेजर हूं। मैं आप सबको सेम प्रोजेक्ट की ब्रांचेस क्रिएट करके दूंगा और आप उन ब्रांचेस पे काम करेंगे और जब भी कोई बंदा काम फिनिश कर लेगा वो वापस उस ब्रांच को सबमिट करेगा, मैं उस ब्रांच को इवैल्यूएट करूंगा या देखूंगा और फिर मर्ज कर दूंगा उसको मेन में। तो ये सारा वर्कफ्लो होता है। तो पहले मैं बता देता हूं आपको ब्रांचेस कैसे क्रिएट होती हैं, ठीक है। अभी तक हम सारा काम गिट लोकल में कर रहे हैं, रिमोट का हमारे साथ कोई लेना देना अभी तक नहीं है। ब्रांच क्या होती है, मैंने आपको कहा जी कि जब आप नॉर्मल वर्क एनवायरनमेंट में काम करते हैं ना, तो आप फिजिकली यूएसबी में एक ही प्रोजेक्ट या एक ही फोल्डर को कॉपी करके 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो और साथ उनको काम बता देते हो, आपने इस फीचर पे काम करना है, आपने इस फीचर पे काम करना है। और आपने सिंपलेस्ट एग्जांपल ये है कि आपने एक वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट का अबाउट पेज इन्होंने बनाना है, होम पेज इन्होंने बनाना है और आर टीम का पेज इन्होंने बनाना है। अब अल्टीमेटली तो तीनों ने इकट्ठा होना है ना, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, रूट फोल्डर स्ट्रक्चर सेटअप खुद कर लूंगा, अबाउट, आर प्रोजेक्ट और आर टीम तीनों पेजेस बना लूंगा और फिर कहूंगा जी आप यही इसी प्रोजेक्ट की एक फोल्डर की एक कॉपी आप रख लें, एक आप रख लें और आप रख लें। आपने होम पेज पे काम करना है, आपने अबाउट पे काम करना है, आपने टीम्स पे काम करना है। मेक सेंस। तो बजाय इसके कि मैं फिजिकली या मैनुअली वो फोल्डर कॉपी पेस्ट करके आपको दूं, मैं क्या करूंगा, अपनी मेन ब्रांच में 3 ब्रांचेस बना लूंगा। जितनी मर्जी ब्रांचेस बना सकते हैं आप, डजंट मैटर एट ऑल। तो ब्रांचेस क्या होती हैं, पहला सवाल तो ये, ब्रांच इज नथिंग बट एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द मेन ब्रांच या मेन फोल्डर, दैट्स इट। आपका जो मेन फोल्डर होता है वीट प्रोजेक्ट, इसका एग्जैक्ट रेप्लिका होता है। समझ आ गई बात। फिर वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इनके पास भी आ जाएगा, इनके पास भी आ जाएगा, इनके पास भी आ जाएगा। जो आप काम करेंगे, जो ये काम कर रहे होंगे, इनका काम इनके काम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट ब्रांच होगी जिस ब्रांच का ताल्लुक रूट से ही होगा। दरख्त की एग्जांपल ले लें, रूट ब्रांच और फिर उसके आगे से क्या निकली हैं, मुख्तलिफ ब्रांचेस निकली हैं। हर ब्रांच इंडिपेंडेंट होती है लेकिन अल्टीमेटली लिंक्ड होती है किसके साथ, मेन ब्रांच के। बात समझ आ गई है, मेकिंग सेंस। अब जरा ब्रांच बनाते हैं। मुझे पहले देखना है कि ऑलरेडी गिट में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की कितनी ब्रांचेस हैं। तो मैं क्या करूंगा, गिट BRANCH ब्रांच और -A। -A का मतलब यह है कि आप तमाम ब्रांचेस की लिस्ट दिखा दो। अभी तक कितनी ब्रांचेस हैं, 1। इसका नाम क्या है, और स्टैटिक का मतलब क्या है कि एक ही ब्रांच है और आप इसी ब्रांच पे खड़े हैं। अभी हम इसी ब्रांच में ना, ये देख लें। तो गेट ब्रांच -A, मुश्किल तो नहीं है ना, सिंपल सी कमांड है यार। तो इसका मतलब है कि आपके इस पूरे, यानी इस प्रोजेक्ट में आपकी ब्रांच ही एक है मेन, और स्टैटिक का मतलब यह है कि ये करंट ब्रांच है जिस पे आप इस वक्त मौजूद हैं। अब मैं एक ब्रांच नहीं बनाता हूं, मैं दोबारा करूंगा गेट ब्रांच और अब ब्रांच का नाम दूंगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी जाजिब। अच्छा, ब्रांच का नाम देने की भी कन्वेंशन होती है। फीचर, कोई भी फीचर का नाम, यानी आपको मिला है होम पेज, तो आप कहेंगे जी फीचर / आपका नाम अदनान है, अदनान, और किस पे काम कर रहे हैं, होम पेज। तो ब्रांचेस और सब ब्रांचेस में क्या फर्क है, क्या फर्क है? तो वही वो कह रहा हूँ, मेन ब्रांच ऑलरेडी है तो उसी ब्रांचेस से ब्रांचेस निकाल रहा हूँ। अब मैंने सबका लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। मेन पहले मास्टर होती थी, उसको नॉर्मली कस्टमाइज नहीं करते। कस्टमाइज अगर मेन एक ही होती है, आप इसमें से एक नॉर्मली होती है डेव ब्रांच, ठीक है। सारों ने, क्योंकि मेन ब्रांच प्रोडक्शन के लिए होती है, बाकी जितने लोगों ने कोड सबमिट कराना होता है वो डेव ब्रांच में कराना होता है, क्योंकि मेन जो है वो इसकी एक कंप्लीट पूरी फिलॉसफी है। लेकिन आप मेन ब्रांच को नहीं छेड़ सकते ना, चेंज कर सकते हैं ना। एक किसी ने तो डिफॉल्ट होना है ना, रूट होना है, वो मेन होती है। हाँ, इसका नाम आप मे बी समटाइम देखेंगे मास्टर ब्रांच और समटाइम देखेंगे मेन ब्रांच। तो पहले मास्टर होता था, लेकिन अफ्रीकन की वो नस्ल परस्ती की वजह से मास्टर का लफ्ज़ बड़ा नेगेटिव परसीव किया जाता है फॉर अफ्रीकन कंट्रीज़ में, वो मास्टर स्लेव के कॉन्सेप्ट की वजह से। तो उससे अवॉइड करने के लिए उन्होंने मास्टर को चेंज करके क्या कर दिया, अक्सर आप देखते हैं ना बहुत सारी वेबसाइट्स पे ब्लैक लाइव मैटर्स,
नहीं देखा कभी? हाँ, जब भी कभी देखे ना ब्लैक लाइव मैटर तो वो आप समझ जाएं कि ये वो नस्ल परस्ती वाला हिसाब है। तो मतलब दुनिया देखें कितनी मेच्योर हो चुकी है कि वो इतना ख्याल भी रखती है कि लफ्ज़ मास्टर को यूज़ करने से भी अवॉइड करते हैं कि किसी का दिल आज़ारी ना हो या दिल ना दुखे। तो खैर पहले ये होता था मास्टर ब्रांच, तो इस मास्टर स्लेव के कॉन्सेप्ट की वजह से मास्टर ब्रांच को क्या कह दिया गया? मेन ब्रांच। अब आपका सवाल है जी कि कस्टमाइज कर सकते हैं, तो भाई रूट ब्रांच तो रूट होती है, आपने ब्रांच जितनी इससे निकालनी है वो निकाल लें, मेन ही होगी। मेक सेंस? अब आप इसको नाम सब ब्रांच दे दें या सिर्फ ब्रांच दे दें, दैट डजंट मेक सेंस, इट विल अल्टीमेटली बिलोंग टू द रूट ब्रांच। चेंज कर सकते हैं बिल्कुल, देयर इज अ कमांड, और वो गिटहब खुद देता है कि आप मास्टर को मेन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली फ्यूचर में, करीब फ्यूचर में, या अभी मेरे ख्याल में खत्म ही हो जाएगी, मास्टर खत्म ही हो जाएगी, मास्टर का कॉन्सेप्ट। अभी पहले जब मैं करता होता था ना तो मास्टर ही आती थी, तो पिछले अगर मैं किसी बैच में देखेंगे तो मैं खुद उसे मेन चेंज बनाता होता था। बहरहाल ये सवाल अभी वैसे ही उलझा दिया उल्टे कामों में, फ्लो तो पूरा कर ले खुदा के बंदो, फिर आपके सारे जवाबों को सवालों को तसल्ली से जवाब दूंगा। तो मैंने 3 ब्रांचेस बनानी है, एक फीचर पे अदनान ने काम करना है, तो मैंने इसकी ब्रांच को क्या नाम दे दिया? फीचर स्लैश अदनान। ये जरूरी नहीं है, नाम कोई भी दे सकते हैं आप, गेट ब्रांच कीवर्ड्स हैं और आगे ब्रांच का नाम कुछ भी हो सकता है। मैंने ओके किया तो अगर कोई एरर नहीं आया तो उसका मतलब ब्रांच बन चुकी। अब दोबारा चेक करना चाहते हैं जी कि कितनी ब्रांचेज हैं, गेट ब्रांच -a, तो अब कितनी हो चुकी हैं? एक है फीचर स्लैश अदनान और एक है मेन, लेकिन हम इस वक्त किस पे खड़े हैं? मेन पे खड़े हैं। ब्रांचेस कितनी हैं? 2 है, और 2 ब्रांचेस का मतलब क्या है? सेम प्रोजेक्ट की 2 कॉपीज। अब मैंने बनाना है जी फिर फीचर स्लैश जाजिब। अब देखें कितनी ब्रांचेस बन चुकी हैं जी? 3। अब मैंने फिर एक और ब्रांचेस बनानी है जी, फीचर स्लैश जीशान। तो कितनी ब्रांचेस हो चुकी हैं जी? तो आप यूं समझे कि मेरी टीम में इतने ही लोग हैं, आप दोनों के लिए सॉरी। समझ आ गई बात? अब मुझे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में स्विच करना है, बस ये आखिरी बात है। मतलब बहुत ज़्यादा कमांड आपको याद रखनी, एक गेट ब्रांच -a, एक गेट ब्रांच और ब्रांच का नाम, और अब एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में स्विच करना है। यानी आप इस वक्त मेन ब्रांच में, जाजिब साहब ने कोड लिया और उन्होंने क्या करना है? मेन ब्रांच में तो कोई काम नहीं करना, मेन ब्रांच में किसी को काम करना अलाउ नहीं होता, रियल वर्ल्ड में रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, आप एक्सेस नहीं कर सकते मेन ब्रांच को। तो आपको अगर कोड एक्सेस करना है तो आपको अपनी ब्रांच मिलेगी, मेन में आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये प्रोजेक्ट मैनेजर, ये ऊपर वाले लोगों ने रिस्ट्रिक्ट किया होता है उनको। तो अब मैंने करना है ब्रांच स्विच, तो मैं कहूँगा जी गेट चेकआउट। सो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में स्विच करने के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? चेकआउट। किस ब्रांच में जाना है उस ब्रांच का नाम लिख दें। गेट चेकआउट फीचर स्लैश जाजिब। अगर ये कमांड सक्सेसफुल होगी तो ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब है अब मैं सेम एग्जैक्ट उस प्रोजेक्ट में ही काम कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी ब्रांच के अंदर रह के काम कर रहा हूं। ये मेरी ब्रांच ना मेन ब्रांच को नुकसान पहुंचाएगी, ना इनके ब्रांच को नुकसान पहुंचाएगी, और ना उनकी ब्रांच को नुकसान पहुंचाएगी। जो कुछ भी काला या स्याह सफ़ेद धंधा करूंगा वो सारा कुछ किधर होगा? मेरी अपनी ब्रांच के अंदर, मेरी अपनी हद के अंदर। बात समझ आ गई? अब वही सारे प्रोसेस ही हैं। जब ये चेंज करेंगे तो ये पहला स्टेप क्या करेंगे? गिट ऐड करेंगे, फिर अगर मॉडिफाई होने के बाद फिर गिट ऐड करेंगे, फिर गिट कमिट, ये इधर ही घूमते रहेंगे इधर। मेकिंग सेंस? दैट्स ऑल अबाउट द फिलॉसफी ऑफ गिट। नॉट ऑल अबाउट, गिट एक बहुत कॉम्प्रीहेंसिव चीज़ है जिस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाएं तो भी स्टिल लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। ये बहुत अच्छी तरह फ्लो आपको तब आएगा जब इसे फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे, और फिर जब आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जाएंगे तो आपको कहीं कोई जलालत का सामना नहीं करना पड़ेगा, फ्रस्ट्रेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा कहीं भी, क्योंकि वो बात ही गिट की टर्मिनोलॉजीज में करते हैं। जब कोई बंदा कहे आप कहीं किसी जॉब में नए रोल पे जाएं और आप प्रोजेक्ट में स्टार्ट करें और प्रोजेक्ट मैनेजर आपको पहले दिन कहे जी ये लिंक है और आप डेव से अपनी ब्रांच निकाल लें या डेव से एक ब्रांच ले लें, जब आपको पता ही नहीं होगा ये ब्रांच क्या होता है, ये डेव क्या होती है, ये तो आप बैठ के तब उसका मुंह देखें ब्रांच ले लें। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। मैं जब एक सॉफ्टवेयर जी बोले सर ये गिटहब के साथ कनेक्ट हो गई है? नहीं हुई। मैं 2 दफ़ा अपने लेक्चर में दो दफ़ा बता चुका हूँ कि अभी सिर्फ और सिर्फ लोकल पे काम कर रहे हैं। अभी मैं सिर्फ गिट के साथ इंटरेक्शन कर रहा हूँ, गिटहब के साथ लिंक नहीं है।
जब करूँगा पहले ऐलान करके बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ बेटा कि मैं सॉफ्टवेयर हाउस में गया, उन्होंने कहा जी ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये आपको इसकी एक्सेस मिल चुकी है, तो आप यहाँ इस से अपनी एक ब्रांच ले लें, डेव से एक ब्रांच ले लें। तो मैं ज़ाहिर है वो चला गया, मैं उसको मुंह पे ये तो नहीं कह सकता था यार मुझे तो पता ही नहीं डेव क्या होती है, मुझे तो पता नहीं ब्रांच क्या होती है, ब्रांच निकालना क्या होती है। तो मैं बैठ के तो आधा पौना घंटा तो यही सोचता रहा ये ब्रांच क्या होती है, साथ साथ गूगल पे गूगल यार ये ब्रांच क्या होती है, ये डेव क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। काफ़ी एम्बेरसमेंट। और फिर ज़ाहिर है कुलीग जो थे उनसे पूछना पड़ा, फिर ज़ाहिर है फिर जब आप किसी कुलीग से भी पूछते हैं तो वो आपके मुंह की तरफ इतनी हैरत से देखता है, यार तुम डेवलपमेंट में आए और तुम्हें ये नहीं पता कि गिट क्या होता है और गिट का फ्लो क्या होता है। इसलिए ये बात बताने का मकसद ये है कि आपको इस तरह की फ्रस्ट्रेशन कहीं फेस ना करनी पड़े, तो आप इन सारी चीज़ों को एडवांस में याद रखें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैंने अभी तक गिट हब को नहीं छेड़ा, मैं सिर्फ और सिर्फ लोकल गिट पे हूँ, लेकिन लोकल गिट को मैं उतना समझा चुका हूँ जितनी अब तक हमें रिक्वायर्ड है, इससे आगे नहीं पढ़नी हमें। 4 कमांड्स हैं, 5 गिट एड डॉट एक कमांड, सॉरी पहले है गिट इनिट से स्टार्ट करते हैं। गिट इनिट एक कमांड, गिट एड डॉट 2 कमांड, गिट कमिट 3 कमांड विद -m मैसेज, और फिर गिट ब्रांच -a 4, गिट चेकआउट और ब्रांच का नेम 5 या 6 कमांड्स हैं। तो ये मंडे को आप बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए। मंडे को मैं वी आर ओनली 1 स्टेप आर 2 कमांड्स अवे फॉर लिंकिंग दिस with the remote GitHub, and then we will be just giving the push command to push everything that is in our local system to the remote GitHub repo. यूँ समझें कि अगर प्रोजेक्ट मैनेजर कंपनी के पूरे प्रोजेक्ट्स का, अब ये डिपेंड करता है ना उसको किस हद तक किस लेवल तक एक्सेस है, वो पूरे प्रोजेक्ट का जिम्मेदार असल बंदा वही होता है। तो आपकी जितनी रेपोज है ना उसको एक्सेस दी ही उसने है, तो वो किसी भी टाइम उस एक्सेस को रोल बैक भी कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है, रोक भी सकता है और निकाल भी सकता है। देखिए मैं अगर एडमिन हूं ना, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं सारा कुछ खुद करूंगा, मैं बीइंग प्रोजेक्ट मैनेजर ट्रीट करूंगा खुद को और आपको बीइंग डेवलपर ट्रीट करूंगा, तो आपको सारा फ्लो खुद ही पता लग जाएगा। मैं जितनी एक्सेस आपको दूंगा आप उस हद तक ही एक्सेस कर सकेंगे, उससे आगे आप जा ही नहीं सकेंगे। हाँ, मेरे पास सारों की एक्सेस होगी। हाँ, मैं चाहूं तो मैं सबको कंट्रोल दे सकता हूं, या सबके कंट्रोल को रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं, या रोल लेवल्स डिपेंड करते, किसी को ज़्यादा एक्सेस दे सकता हूं, किसी को कम एक्सेस दे सकता हूं, या सारी एक्सेसेस हम गिटहब में देंगे। जैसे मैंने कहा ना, हम गिटहब पे पूरी एक टीम क्रिएट करेंगे, पूरा एक वर्क फ्लो क्रिएट करेंगे, और फिर आपको 100% जो प्रैक्टिकल एजाइल या स्क्रम मॉडल है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, वो फॉलो करके दिखाऊंगा। मतलब सिर्फ कहानी नहीं सुनाऊंगा करके दिखाऊंगा।